न देना है। शिक्षक मूल में है और चाणक्य शिक्षक था जिन्होंने चंद्रगुप्त का निर्माण किया था। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राम को तैयार किया था। तो शिक्षक की गरिमा और महिमा सदैव प्रत्येक काल में रही है। तो आइए आज शिक्षक संघ के इस सम्मान समारोह में स्वागत उद्बोधन विजय जी के द्वारा आप सभी का स्वागत किया गया। और आज का बड़ा ही ज्वलंत विषय है, मार्मिक विषय है, समसामयिक विषय है, जो हमारे घरों के रसोई तक प्रवेश कर गया है। विषय चीनी विस्तारवाद, आंतरिक सुरक्षा के खतरे व हमारे दायित्व। इस विषय पर देश के महान चिंतक प्रचारक हमारे बीच में है। इस विषय प्रवर्तन के लिए मैं धर्मपाल शोध पीठ के आदरणीय निदेशक महोदय को आमंत्रित करूंगा, मिश्र जी को, कि वो आए और बीच वक्तव्य दें। आदरणीय मिश्र जी। वंदे मातरम। वर्षों तक भारत राष्ट्र की रक्षा का दायित्व जो कुशलता से निभाते रहे हैं, ऐसे निवर्तमान सेना अध्यक्ष आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, देशभक्ति के लिए समर्पित जो भारत का सबसे गौरवशाली संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके क्षेत्र प्रचारक और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तथा अध्यक्ष आदरणीय श्री रामदत्त जी, आदरणीय श्री ओमपाल सिंह जी, आदरणीय श्री माहेश्वरी जी, आदरणीय श्री कुठियाला जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय श्री त्यागी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण तथा परम आदरणीय गुरुजन, विद्यार्थी बच्चों, बहनों तथा भाई। आज का जो विषय है वो हम सभी जानते हैं महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोस में एक महाशक्ति का उदय हो रहा है। ये एक नवीन घटना है। मुश्किल से 1949 में तो पहली बार चीन स्वतंत्र हुआ ना। हजारों वर्ष तक अलग अलग देशों के अधीन गुलाम रहने वाला चीन, जो मूल रूप में स्वाभाविक रूप में केवल जिसे दक्षिणी चीन कहा जाता है वहाँ तक सीमित था, वो मंगोलों के अधीन शताब्दियों रहा, लगभग 700-800 वर्ष अन्य देशों के अधीन रहा। बाद में उसको ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस ने नोचा खसोटा, जापान ने मारा पीटा, कोरिया जैसे देश ने कई बार पीट दिया। ऐसा चीन 1949 के बाद अचानक तेजी से उभरने लगा और एक महाशक्ति बनता दिख रहा है। इस समय विश्व में वो ठीक है कि विश्व के जो स्वाभाविक राष्ट्र हैं वो बहुत थोड़े हैं। जैसे भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है, हजारों साल से एक राष्ट्र, मंगोलिया एक स्वाभाविक राष्ट्र है, घना एक स्वाभाविक राष्ट्र है, अफ्रीका के कई देश एक स्वाभाविक राष्ट्र हैं जिन्हें प्रकृति ने ही एक राष्ट्र बनाया। लेकिन ऐसे स्वाभाविक राष्ट्र, उनमें अगर कोई जीवन सबसे अधिक है तो वो तो भारत ही है, पर वो भी खंडित रूप में। ये दौर अस्वाभाविक राष्ट्रों का है। 200 वर्ष पहले इंग्लैंड राष्ट्र बना, फ्रांस राष्ट्र बना, जर्मनी राष्ट्र बना। इनमें से कोई भी 200 वर्ष पूर्व एक राष्ट्र नहीं था। 20 टुकड़ों में बटे थे। इंग्लैंड 20 टुकड़े में बटा था, जर्मनी के 24 टुकड़े थे। तो इससे तो कुछ नहीं होता, काल प्रवाह है। और वर्तमान तो वर्तमान ही है और ये एक नई शक्ति हमारे पड़ोस में उदित हो रही है। इसलिए इसको समझना आवश्यक है। और ऐसी शक्ति का उदित होना केवल कोई सैनिक बोध का विषय नहीं है। सैनिक से तो वो निर्णायक है ही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, यद्यपि भारत में दुर्भाग्यवश इतिहास में इसको दबाने की कोशिश की जाती है इस शक्ति को, लेकिन वो दबकर नहीं, सारा विश्व जानता है कि इतिहास में अभी तक राष्ट्रों के और समाजों के भाग्य का निर्णय मुख्यतः सैन्य बल से होता है। मुख्यतः युद्ध से ही इतिहास लिखा गया है। युद्ध के बिना कोई इतिहास कहीं भी है नहीं। तो इसलिए सैनिक प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सैनिक पक्ष को नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये जो महाशक्ति बन रही है उससे भारत के लिए क्या समस्या होने वाली है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो 1962 में, मैं तो तब किशोर ही था, चीन का आक्रमण हुआ, उसके तुरंत पहले हमारे
माननीय जवाहरलाल जी पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगवा रहे थे बाकायदे कैडर के साथ, पार्टी कैडर से। तो ये एक बड़ी घटना उस समय लगी, बड़ा विश्वासघात सा लगा। इस आयोजन का एक प्रसंग ये भी है जो मैं बता दूं, धर्मपाल शोधपीठ के, जिनके नाम से धर्मपाल शोधपीठ स्थापित है, वो धर्मपाल जी एक बड़े दार्शनिक थे भारत में, रामस्वरूप जी, उनके ये अनुजवत थे सीताराम गोयल जो महानतम इतिहासकार हुए हैं, और धर्मपाल जी जो उनकी तरह के दूसरे इतिहासकार हैं। तो रामस्वरूप जी ने एक व्याख्यान दिया था, रामस्वरूप जी का बहुत मान है, जनावर वगैरह सब उनसे परामर्श लेते थे, अब तो चले गए। तो उन्होंने व्याख्यान में इसका पूरा विश्लेषण किया था, क्योंकि वो वर्षों पूर्व से ये बता रहे थे 1950 से ही कि कम्युनिस्ट सत्ता रूस और चीन दोनों कैसे भयंकर, अमानवीय और बर्बर हैं, करोड़ों लोगों की हत्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो नारेबाजी चल रही थी। स्वयं जवाहरलाल जी ने लिखा कि मैं अभी रूस गया था, वो गौरवशाली देश जहाँ राज्य करते हैं मजदूर और किसान। रामस्वरूप जी ने कहा भाई इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री बोल रहा है, वहाँ तो नृशंस हत्याएं हो रही हैं किसानों की। बहरहाल तो रामस्वरूप जी के व्याख्यान से प्रेरित होकर धर्मपाल जी उस समय युवक ही थे, तो उन्होंने उत्साह से चिट्ठी लिख दी। युवक नहीं, प्रौढ़ थे, लेकिन एक पत्र लिख दिया सभी संसद सदस्यों को, जिसमें मांग की गई कि जवाहरलाल नेहरू को तत्काल प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए। खैर संसद सदस्य तो उस समय भावना में थे नेहरू से, यद्यपि सभी लोग नाराज हो गए थे, लेकिन फिर भी नेहरू का बहुत बड़ा आभा मंडल था, तो वो हटाते तो क्या, धर्मपाल जी को और लक्ष्मीचंद जैन को और रूप नारायण जी को, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उस वक्तव्य में इन तीनों के हस्ताक्षर थे। तो इस रूप में भी धर्मपाल शोधपीठ का ये आयोजन महत्वपूर्ण है कि जैसे ही चीनी आक्रमण की खबरें आई तो धर्मपाल जी का वक्तव्य आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मुख्य बात जो मैं कह रहा था कि जो हमारी पराजय हुई, अगर सेना की तैयारी नहीं थी तो वो भी उसमें सेना का कोई निर्णय नहीं था, ये एक राजनीतिक निर्णय था। अगर सेना में, जैसा हमारे वायुसेना अध्यक्ष का भी एक वक्तव्य आया कुछ समय पूर्व, हमारी वायुसेना का सक्षम प्रयोग नहीं किया गया, तो वो भी राजनीतिक निर्णय था मूलतः। इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीन का महाशक्ति के रूप में उदय सैन्य दृष्टि से विचार योग्य तो है ही, जिसके लिए हमारे पास अत्यंत अधिकारी वक्ता, सर्वाधिक अधिकारी वक्ता विद्यमान है सौभाग्यवश, लेकिन ये एक सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक विषय भी है। राजनीति कैसे निर्णय लेती है उसको भी जानने की आवश्यकता है, और उस विषय में निरंतर गंभीर अध्ययन और एकेडमिक डिबेट की आवश्यकता है। इसीलिए धर्मपाल शोधपीठ आज के इस आयोजन के अतिरिक्त भी इसमें बहुत ही गंभीर एकेडमिक बहस भी करने वाली है जनवरी और अप्रैल में। वो थोड़े से लोगों के बीच होगी जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, सैन्य मामलों के, राजनीतिक मामलों के, विश्व राजनीति के। तो लेकिन जो जितना मैंने अध्ययन किया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि पीटर सेगर की पुस्तक आई मास्कोज हैंड इन इंडिया, या मित्रोखिन दस्तावेज आए, तो ये पता चला कि साहब जो प्रभामंडल भारत में प्रसारित किया गया था कि कम्युनिज्म तो विश्व के लिए स्वर्ग का संदेश लाया है आदि आदि, और यहाँ लेखक बौद्धिकों का पूरा मंडल उसकी सेवा में लगा था, तो पता चला कि थोड़े से रूबल, थोड़े से रुपयों के एवज में बिक रहे थे तथाकथित बुद्धिजीवी, और फिर उनको यहाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि ये बहुत बड़े लेखक हैं, तो इतिहासकार हैं। तो उसका तो पर्दाफाश हो गया। सभी जानते हैं कि कितने कम रुपयों में और कितनी कम सुविधाओं में यहाँ के तथाकथित बड़े बड़े प्रगतिशील लेखक और प्रगतिशील इतिहासकार बिक रहे थे रूस के और पैसे से, रूबल से। लेकिन स्वयं जवाहरलाल जी के साथ जो घटना घटी वो तो गंभीर बात है। जवाहरलाल एक देशभक्त व्यक्ति थे, बहुत ही हृदय से, और वो कोई पैसे में तो कभी सवाल ही नहीं है, पैसा तो वो बहुत धनी परिवार के थे। तो ये जो घटना घटी इसका कारण कोई वैचारिक है, हम लोग उसका शोध कर रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। ये तो ठीक है कि जवाहरलाल नेहरू देशभक्ति के साथ बहुत ही न्यायपूर्ण समाज देखना चाहते थे, और जितना उन्होंने पढ़ा था, पढ़ते वो कम ही थे। इंग्लैंड की स्वयं उनकी आत्मकथा में लिखा है कि पढ़ाई लिखाई मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन जो भी पढ़ा उससे वो कम्युनिज्म के प्रति बहुत आकर्षित हुए। तो 1934 से वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के घनिष्ठ संपर्क में आ गए थे। जैसा मैंने अभी रूस का बताया कि उन्होंने कहा कि वहाँ मजदूर किसान राज कर रहे हैं, जबकि उसी समय किसानों की हत्याएं हो रही थी, मजदूरों का जन्म हो रहा था। लेकिन 1952 में अचानक थोड़ा पढ़ा लिखा उन्होंने, थोड़ा अमेरिका वाले पक्ष से भी जुड़े, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो मुझे लगता है कुछ शंका हो रही है कि शायद कम्युनिज्म उतना सुंदर नहीं है। तो उनका एक वक्तव्य आया कि मुझे कम्युनिज्म के विषय में थोड़ी शंका हो रही है, पुनर्विचार की।
अब दो दस्तावेज मिलते हैं। एक तो रूसी दस्तावेज है जो कहता है कि जवाहरलाल नेहरू को सबक सिखाना है, इन्होंने हमारे साथ दगा किया, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़े थे और अब इससे दूर रहते दिख रहे हैं। एक स्वयं माओ जेडुंग का बयान है कि नेहरू को सबक सिखाना है। लेकिन एक तीसरा सूत्र ये मिलता है कि शायद क्योंकि ये जो तिब्बत की स्वतंत्रता का हरण जवाहरलाल नेहरू ने करने दिया, चीन के महाशक्ति बनने की प्रक्रिया का पहला चरण है चीन के हवाले तिब्बत को सौंप देना। तो एक तरह से चीन जो महाशक्ति के रूप में इतिहास में पहली बार उदित हो रहा है, उसमें मुख्य भूमिका जवाहरलाल नेहरू और भारत की, यानी एक अधिक पुरानी महाशक्ति के नेता ने अपने पड़ोसी हजारों साल से जिससे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सब तरह के संबंध थे, ऐसे देश को सौंप दिया। कौन सी दोस्ती थी, कितनी गहरी आइडियोलॉजिकल दोस्ती कितनी गहरी होती है, इस पर भी विचार हम लोग एकेडमिक डिबेट में करेंगे। क्या आइडियोलॉजी समाज और देश से परे की निष्ठा को जन्म लेती है? तो एक ये लग रहा है कि अगर जवाहरलाल की मिली भगत से ही तिब्बत हड़पा गया है, तो क्या जवाहरलाल जी ने ये चाहा था? क्योंकि चीन की सेना तब तक ऐसी क्या शक्तिशाली थी, केवल संख्या में थी। चीन तो कई बार वियतनाम से हार गया, छोटे छोटे देशों से हार गया, रूस अभी तक चीन की जमीन दबाए हुए है। तो चीन को यह हिम्मत कैसे हुई 1962 में कि वो भारत पर आक्रमण करे? तो एक संकेत इसमें जा रहा है कि कोई दूसरे कारण है, मिली भगत है या क्या है, ये दस्तावेजों के बाद होगा। क्या चीन को महान बनाने की कोई योजना थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा अथवा जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि हम ऐसे दिखाएं, या भारत में शांति के नाम पर यहाँ के लोगों की वीरता को प्रतिबंधित करने की, भारतीय वीरता के बाधक तत्वों का कोई ऐसा प्रयास था? चीन का ऐसा आतंक फैल जाए कि लीजिए साहब चीन है शक्ति और देखो चीन तो कम्युनिस्ट है इसलिए शक्ति है, इसलिए चलो हम सब कम्युनिज्म की ओर चलें। तो ये सब एकेडमिक डिबेट में उभरेंगे। आज तो ये विषय शायद ही उभर पाए, लेकिन हमने ये सोचा है कि कम से कम इसकी शुरुआत एक इस विषय के एक अत्यंत सक्षम नायक के वक्तव्य से हो, जो कि जनरल वीके सिंह जी हैं। शायद वो बताएं कि वर्तमान में भारतीय सेना कितनी सक्षम है, क्या चीन का खतरा जो है उसको सैनिक स्तर पर हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, या क्या राजनीति अभी भी उसमें कुछ बाधक बन रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे देशभक्त मनीषी हैं आदरणीय रामदत्त जी और ओमकार सिंह जी, वो सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से और देशभक्ति की भावना की दृष्टि से इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। एकेडमिक डिबेट बाद में जनवरी और अप्रैल में होगा। जाहिर है कि इसमें हमारा दायित्व भी बनता है, लेकिन दायित्व जैसा मैंने संकेत किया जिसकी ओर प्रायः है सार्वजनिक बहसों में ध्यान नहीं जाता। दायित्व केवल ये नहीं है, दायित्व तो भारत की जनता निरंतर निभा रही है। 62 का दृश्य जो सयाने हैं उनको पता होगा कि कैसे सारा देश उमड़ पड़ा था, स्त्रियां आपने गहने उतार के दे रही थी, सब कुछ दे रहे थे। समाज तो दायित्व निभा ही रहा है, तो उसको तो हम लोग दायित्व का ध्यान दिला दें, चाहे नहीं भी दिलाएं तो वो दायित्व निभाता है। मेरी समझ से सबसे बड़ा दायित्व तो जो सच्चे और सत्यनिष्ठ बौद्धिक हैं, एकेडमिक्स के लोग हैं, उनका है कि वो ये पता करें कि चल क्या रहा है। राजनीति इस तरह से अचानक भारत जैसे जो सनातन महान राष्ट्र है, जो प्राकृतिक रूप से एक महान राष्ट्र है, जो लाखों साल से या हजारों साल से एक महान राष्ट्र है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक खोजें बता रही हैं कि लाखों साल से मानव सभ्यता है। तो वो जो सिगुफेबाजी चली थी ईसाइयत के असर से 15-20 हजार साल से भी कम में ही सारे समाज दुनिया के इतिहास को निपटा दो, वो तो अब ध्वस्त हो चुकी है विज्ञान के द्वारा। तो लाखों साल प्राचीन सनातन महान शक्तिशाली राष्ट्र जिसकी सेनाएं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा चुकी थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के पक्ष की विजय भारतीय सेनाओं के कारण ही हुई थी। 1914 में इंग्लैंड के पास केवल 1.5 लाख सैनिक थे। बिस्मार्क का बड़ा प्रसिद्ध कथन था उसके पहले भी कि अगर इंग्लैंड की सेनाएं आती हैं तो हमारी जर्मनी की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। मजाक उड़ाया था। इंग्लैंड तो सेना रहित देश था, 19वीं शताब्दी तक उसके पास कोई खास सेना नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी 19वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार इंग्लैंड में आई। तो वो तो पीछे देते हैं, वो तो भारत जहाँ की लाखों साल से या हजारों साल से जो भी आप माने, भारत के किसान शस्त्र संचालन में दक्ष रहे हैं, भारत के किसान सैनिक होते रहे हैं। यहाँ सैन्य कला का, सैन्य विज्ञान का एक विराट इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। और जब यहाँ से 10 लाख सैनिक भेजे गए तो उन्होंने अलग अलग मोर्चों पे जर्मनी को, फ्रांस की मुक्ति के लिए केवल भारतीय सैनिक जिम्मेदार हैं, जर्मनी की पराजय के लिए भारतीय सैनिकों का ही कोई श्रेय जाता है। ऐसी गौरवशाली सेना जिस देश के पास है, उसे चीन जैसा एक नवोदित राष्ट्र
जो हजारों साल स्वयं गुलाम रहा है, वो कैसे पीट गया। तो इस पर एक एकेडमिक डिबेट भी हम लोग चलाएंगे। आज हमारे बीच इतने सक्षम सेनाध्यक्ष, पूर्व सेनाध्यक्ष मौजूद हैं, जिनकी सौभाग्यवश हमारी सेना में अभी भी देशभक्ति बहुत गहरी है, असंदिग्ध है और उनमें तेजस्विता भी है। और हम आशा करते हैं कि भारतीय सेना की यह गौरवशाली परंपरा निरंतर बनी रहेगी, निश्चय ही बनी रहेगी। तो हमारे बीच ऐसे श्रेष्ठ वक्ता मौजूद हैं। इसके बाद हम लोग हमारे दो देशभक्त विद्वान वक्ता हैं, रामदत्त जी और ओमपाल सिंह जी, उनको भी सुनेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मिश्र जी। सत्य कटु होता है और मिश्र जी बड़ा पैना लिखते भी हैं और बोलते भी तीखा हैं। तो ऐसे लिखने और बोलने वालों का मध्य प्रदेश शिक्षक संघ सम्मान करता है, समाज सम्मान करता है, देशभक्त सम्मान करता है। धन्यवाद मिश्र जी। और अब आइए हम एक ऐसे विचारक को सुनते हैं जिसने अपना पूरा परिवार त्याग कर लगभग 42-45 वर्षों से प्रचारकीय जीवन को जिया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर तक के कार्यक्रमों में, समारोहों में अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया है शिक्षा जगत को। ऐसे परम आदरणीय श्री ओमपाल सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। आज के विशिष्ट अतिथि है, कर्तन ध्वनि से उनका स्वागत करें और इस ज्वलंत विषय पर उनके विचार से आगे बढ़ें। एक बार और बजा दीजिए ताली। मंच पर उपस्थित सभी सुविज्ञ और सम्मानित जन, इस सभागार में उपस्थित भोपाल के प्रबुद्ध नागरिकगण, परम श्रद्धेय मातृशक्ति तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पहचान रखने वाले राष्ट्र के सजग प्रहरी पत्रकार बंधु, भारतवर्ष के एक श्रेष्ठ विचारक ने सारी दुनिया को एक संदेश दिया है और वो संदेश अपने बड़े काम का है। विचारक कहता है, स्वप्न कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। भारतीय जीवन दर्शन संकल्पों का जीवन दर्शन है। भारत ने केवल सपने नहीं देखे, संपूर्ण संसार को जीना सिखाया और वो गौरवपूर्ण इतिहास जिससे ये सिद्ध किया जा सकता है कि संसार को जीना सिखाया, स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात किन्हीं भी गलतियों से, उसकी पूरी व्याख्या करना ठीक नहीं है, वो अपने से दूर होता चला गया। और जब दूर होता चला गया तो विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक, समाज का सोचने विचारने वाला एक तबका, आपस में बातचीत करने वाला समूह आपस में खुसुर फुसुर तो करता रहा, लेकिन उस बात को आगे नहीं ला पाया। आपके मन के अंदर विचार आता होगा कि वो बात कौन सी है। जिस दर्शन ने दुनिया को जीना सिखाया, अभी पंकज जी ने कहा कि भारत का दर्शन सबसे पुराना दर्शन है, तो दर्शन को ने जिसको जीना सिखाया सारे संसार को, मेरी व्याख्या ये है उस दर्शन की जिसमें हार है ही नहीं। भारत का दर्शन मीराबाई का एक तारा है। 5000 वाद्य यंत्र एक साथ जब बजते थे, मीराबाई के एक तारे से कम पड़ते थे।
इतना श्रेष्ठ भारत का जीवन दर्शन है। भारत का दर्शन गंगा की पावन धारा है। भारत का दर्शन सूरदास की आंखों का तारा है। भारत का दर्शन जीवन से मृत्यु के बीच में जो भी मनुष्य के द्वारा लीला होती है उसकी श्रेष्ठता की ओर इशारा है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात जो अपेक्षाएं की गई थी कि सिकंदर के आक्रमण के बाद और आज तक 1400-1500 साल गए हैं। भारतीय जनसामान्य के और समाज को दिशा देने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा समय रहा जैसे किसी परिवार पर मुकदमा लग जाता है। मुकदमे के दौरान बेटी की शादी रुक जाती है, बेटे की पढ़ाई रुक जाती है, भवन का निर्माण रुक जाता है, कृषि का विकास रुक जाता है और सबसे बड़ी हानि होती है कि परिवार की श्रेष्ठ परंपराएं अवरुद्ध हो जाती हैं। सारा समाज जूझता रहा 1500 वर्ष। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात ये अपेक्षा की गई थी कि 1500 साल में जो भी गौरव हमने खोया उसको वापस लौटाएंगे। अगर आप स्वाधीनता प्राप्ति के 10 वर्ष पूर्व के और 10 वर्ष बाद के उन नेताओं के भाषण पढ़